ईरान कितना इजराइल को शर्मिंदा करेगा, कितना एम्बैरस करेगा, ये अब सवाल मीडिया में तेजी के साथ, खास करके सोशल मीडिया में उभर करके आ रहा है। 48 आवर्स से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, 72 आवर्स होने जा रहे हैं, अभी तक इजराइल का कोई रिवेंज नहीं आया। और अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने यह बात कही है कि वो 4 अक्टूबर को जुमे की नमाज पब्लिकली पढ़ाएंगे तेहरान की मस्जिद में। और वो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने टाइम बता दिया है, दिन बता दिया है, जगह बता दी है कहाँ ये नमाज होगी। टाइम भी नमाज का फिक्स है, जगह भी फिक्स है और साथ ही साथ दिन भी फिक्स है। इजराइल ने कहा था कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग, वक्त के अकॉर्डिंग हम फैसला करेंगे कि कब हमको जवाब देना है। आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो हैं वो जुमे की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं और उनके खिलाफ अब इजराइल क्या एक्शन ले सकता है, ये सवाल ईरान में लगातार पूछा जा रहा है कि खुमैनी साहब तो आ गए हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग तेहरान की तरफ मूव कर चुके हैं उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए जुमे की। और साथ ही साथ वहाँ पर एक ताज़ियती नमाज भी की जाएगी, पढ़ी जाएगी, जो कि हसन नसरुल्लाह के लिए वहाँ पर ख़ास तौर से अदा की जाएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इजराइल इस मौके का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि इससे पहले भी अली खुमैनी साहब के खिलाफ एक घटना घट चुकी है जब उनको मारने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी वो नमाज पढ़ा रहे थे और उन्होंने ये बात कही थी कि नमाज पूरी की जाएगी, वो वहाँ से हटे नहीं थे। अगर कोई दूसरा लीडर होता तो डेफिनेटली वो हट जाता। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, इसको कोई भी देख सकता है। तो अब ये सवाल उठ करके आ रहा है कि क्या इजराइल कोई एक्शन लेगा, जगह भी पता है, टाइम भी पता है और दिन भी पता है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि इजराइल ने 1 अक्टूबर के ईरान के जो मिसाइल से अटैक हुए, जिस तरीके से वो पूरा साल्वो आया, उसको पूरी तरीके से इजराइल ने कहा कि हमने जो है अपने आयरन डोम और डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो 3 लेयर्ड उनका डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसके ज़रिए से उन्होंने पूरी तरीके से जो है बेकार नाकामयाब कर दिया था। वो अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नुकसान पहुंचा है। कहां पर? नेवातिम एयरबेस पर। और कब कह रहे हैं? जब प्लेनेट लैब नाम की एक कंपनी ने, जो कि सैटेलाइट इमेजेस को जारी करती है, उसने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं और उन सैटेलाइट इमेजेस में ये बात क्लियरली दिख रही है कि जो हैंगर होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर हवाई जहाज, लड़ाकू फाइटर जेट रखे जाते हैं, जिसमें वो टंगे होते हैं, वो पूरी छत मिसाइल के हिट होती हुई दिखाई पड़ रही है। और वो मिसाइल के उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिब्रीज में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया है। अब वहां नीचे जहाज थे नहीं थे, वहां पर एक सेंसरशिप है। मिलिट्री का जो कंटेनमेंट एरिया है, वहां पर मीडिया को जाने की कोई इजाजत नहीं है, अभी भी नहीं है। सिर्फ मीडिया ने, इस मिलिट्री डिफेंस ने इतनी बात एक्सेप्ट करी है, आईडीएफ ने, कि हाँ कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन जहाज़ों को, यानी F-35 जो कि उनके सबसे ज़्यादा 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट है, उनको कितना नुकसान पहुंचा, नहीं पहुंचा, इस बारे में कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका इजराइल के लिए हो सकता है और शायद इसी के चलते अभी इजराइल ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहा होगा, कैलकुलेशन कर रहा होगा, क्योंकि ईरान ने सीधे सीधे, वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि अगर कोई भी हमारा रिटेलिएशन आएगा इजराइल की तरफ से, तो हमारा काउंटर अटैक जो होगा वो बहुत ही सबक सिखाने वाला होगा और क्रशिंग रिप्लाई होगा कि बिल्कुल हम क्रश कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप इजराइल में बहुत भय हैं, इजराइल की इसके चलते भी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। फिर एक सवाल और है, क्या इजराइल एटॉमिक पावर जो सेंटर्स हैं, जो साइट्स हैं ईरान में, क्या वहां पर हमला करने का जोखिम उठा सकता है? क्योंकि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बिल्कुल कैटेगोरिकली स्पष्ट कर दिया है कि अगर इजराइल ने किसी भी एटॉमिक साइट पर ईरान की हमला करने का कोई भी फैसला लिया तो उसमें अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या इजराइल अकेले इस तरीके का कोई अटैक करेगा, या अमेरिकन प्रेसिडेंट इसके जरिए से ईरान को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल आपके एटॉमिक सेंटर्स पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, आप अगर उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं तो अपनी सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता कर लें, क्योंकि इजराइल ने अटैक करने का मन बना लिया है। या फिर वो इजराइल को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं G7 की मीटिंग में कि अगर आपने कोई भी एटॉमिक साइट पर हमला किया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर उसके लिए आप अमेरिका से मत कहिएगा कि आप हमारे साथ खड़े हो। तो ये चीज़ एक बड़ी डायलेमा की सिचुएशन इजराइल के लिए क्रिएट करती है कि इजराइल आखिर में क्या निर्णय ले। तीसरा, इजराइल ने नॉर्थ में लेबनान की तरफ, साउथ लेबनान में जिस तरीके से घुसने की कोशिश करी, उस घुसने के प्रोसेस में वो 2 किलोमीटर तक अंदर गए, ऐसा उन्होंने दावा किया। हालांकि अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 20 से ज़्यादा इजरायली फौजियों के मारे जाने की खबर आ रही है, 50 से ज़्यादा सैनिक उनके घायल हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, हालांकि कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं, कहीं 8 से 12 सोल्जर्स के मारे जाने की बात आ रही है, कहीं पर
15 से 20 की बात आ रही है, लेकिन बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक मारे गए हैं। 8 को कंफर्म इजराइल की आईडीएफ ने भी किया है। तो ये बात मानी जा सकती है कि जो उन्होंने लेबनान में अपना एक इन्वेजन करने का प्रयास किया है, उसका बिटर रिस्पांस उनको मिलना शुरू हो गया है और इतना आसान इजरायली आर्मी के लिए नहीं होगा कि वो लेबनान में जाकर के हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हालांकि हिजबुल्लाह अभी टॉप लीडरशिप उनकी खत्म हो चुकी है, लेकिन जो उनके ग्राउंड वर्कर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं और कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इजराइल फंस चुका है क्या? इजराइल क्या इस जल्द से निकल पाएगा? क्या इजराइल के लिए अब मुश्किल घड़ी आ गई है? क्या जो सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने कहा था कि 25 साल में इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा, क्या वास्तव में ऐसा प्रैक्टिकली होने जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट का मैप बदलने जा रहा है या एक नए देश के तौर पर फिलिस्तीन उभर करके आएगा जहां इजराइल का भी कोएग्जिस्टेंस होगा और एक नया पैलेस्टाइन स्टेट होगा जिसकी कैपिटल जो है ईस्ट यरूशलेम होगी मस्जिद अल-अक्सा के साथ? क्या इस तरीके का कुछ मैप होने जा रहा है? ये सारे वो सवाल हैं जो आने वाले कुछ सालों में आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब एक बात बहुत डेफिनेटली कही जा सकती है कि इजराइल का ये जो स्वरूप है, इजराइल का जो ये रूप है, ये दोनों बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ईरान के रूप में एक बड़ी ताकत जो है वहां पर उभर करके आ गई है और ईरान ने जिस तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को डेवलप किया है वो लगातार इजराइल पर अटैक करते रहेंगे। लगातार हूती के ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, इराकी मिलिशियाज जो है हमले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं। तो ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें इजराइल के लिए लगातार एक संघर्ष की सिचुएशन रहेगी। इजरायली इकोनॉमी लगातार डाउन होती जा रही है और नॉर्थ उनका सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है, वहां पर प्रोडक्शन रुक गया है। 2 लाख से ज्यादा लोग जो सेटलर्स थे जिनको बचाया गया था वो लोग कैंपों में जाकर के रह रहे हैं। तो वो सारी सिचुएशन है जो इजराइल को अब हैंडल करनी है और इजराइल को प्रैक्टिकल होकर के इस समस्या का समाधान निकालना होगा। और अगर इजराइल नहीं निकालेगा तो डेफिनेटली आने वाला जो मिडिल ईस्ट होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और देखिए, मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एनालिसिस करता हूं उन चीजों का जो बिटवीन द लाइन्स हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, खलीज टाइम्स में, अल जजीरा का जो न्यूज़पेपर आउटलेट है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उनसे जो वहां पर इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इसी तरीके से इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिए मिडिल ईस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, वो हम आपके लिए सिंप्लीफाइड तरीके से लेकर के आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। आपको कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ एक मौलाना की थॉट होती है, उस पर नहीं चलना है। एक रिलीजियस लीडर किसी भी समाज का हो, उसकी क्या थॉट होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उससे हम गवर्न नहीं होते हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल जो सिनारियो है उसमें एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है और किस तरीके से सिनारियो चेंज हो रहा है, उसके जरिए से आप तक हम वो सिंप्लीफाइड तरीके से न्यूज़ को लेकर के आने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, आपको क्लियर हो सके कि क्या ग्राउंड में वाकई में चेंज हो रहा है। जो कोशिश होती है वो आप तक रियल न्यूज़ लाने की होती है, बिटवीन द लाइंस में जाकर के गहराई से एनालिसिस करने की होती है और इमोशंस से कभी भी गवर्न नहीं होते हैं, फैक्ट को कभी भी रिमूव नहीं करते हैं और आपको घंटे 2 घंटे के लिए खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं कि आपको लगे कि बहुत सेंसेशनल है, बल्कि फैक्ट के साथ जो ग्राउंड में सिचुएशन में चेंजेस आ रहा है वो बताने की कोशिश करते हैं। चाहे आप वर्तमान में जिस तरीके से इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और उसको देखें, और चाहे देश की राजनीति में होने वाले चेंजेस हैं वो उसको देखें, उसमें एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, अंडरलाइंग जो रीजंस हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझ सकें और देश के लिए एक बेहतर नागरिक के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये हमारा प्रयास रहता है। थैंक यू सो मच।